हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती है थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के अंदर। ये थ्योरी हमें एग्जैक्टली ये कहती है कि किसी भी कंट्री के अंदर जब कंज्यूमर अपनी करेंसी को लेके जो उसके पास होने वाली करेंसी उसकी परचेसिंग पावर को प्रेजेंट करती है, वो कोई भी कंट्री में हो, अगर वो इंडिया में अगर है तो उसकी करेंसी की वैल्यू और वो दूसरे कंट्री के अंदर उसकी करेंसी की वैल्यू, ये दोनों करेंसी की वैल्यू इक्वली ट्रीट होना चाहिए, जिसे पैरिटी कहा जाता है। पैरिटी का मीनिंग्स होता है इक्वल, जो दोनों करेंसी, दोनों कंट्री की जो करेंसी उसकी परचेसिंग पावर दोनों की इक्वल हो, इसी को ही इन शॉर्टली परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। जिस तरह से हम देखें, जो रेट ऑफ एक्सचेंज, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें एक स्टडी की जाती है इकोनॉमी के अंदर, जो इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से ये वर्क करता है, इसका ही स्टडी इस रेट ऑफ एक्सचेंज के द्वारा की जाती है। और हम देखें जो डिटर्मिनेशन है रेट ऑफ एक्सचेंज का, जो डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम के अंदर वर्क करता था, जिससे 5 टाइप के यहाँ पे थ्योरी को हम इंक्लूड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर। इसमें फर्स्टली था द मिंट पार पैरिटी थ्योरी, जिसे हमने डीपली यहाँ पे स्टडी की है। इसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में इजीली अवेलेबल है। सेकेंड मेथड जो मानी जाती थी द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जिसे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। फोर्थ द मॉनेटरी अप्रोच टू फॉरेन एक्सचेंज। और फिफ्थ पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। इन 5 टाइप के जो डिटर्मिनेशन जो किए जाते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज के, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माने जाते हैं मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। प्रोफेसर गुस्ताव कैसल अपने इस कॉन्सेप्ट को, ये थ्योरी को प्रेजेंट करते हुए, जो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, इस पे बेस करते हुए कई यहाँ पे अजम्पशन है, और इस अजम्पशन पे बेस करती हुई ये थ्योरी उभर के आती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से इसके कुछ अजम्पशन इस तरह से है, जिसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ वन प्राइस। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी आइडेंटिकल जो गुड्स है, या हम कहें बास्केट ऑफ गुड्स है, इनकी प्राइस यहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर सेम ही मिल पाएगी। ये पूरी तरीके से बॉर्डरलेस यहाँ पे रीजन माना गया है। जो गुस्ताव कैसल कहते हैं कि जो कंट्री ए के साथ जो यहाँ पे जो बास्केट ऑफ गुड्स में जो प्राइस होगी, वही प्राइस हमें सेम प्राइस, सेम गुड्स हमें जो कंट्री बी है इसके साथ साथ हमें वहाँ पे भी सेम आइडेंटिकल गुड्स और प्राइस पे, सेम प्राइस पे मिलेंगे, जिस पे उन्होंने कहा लॉ ऑफ वन प्राइस। इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही बेस करते हुए ये थ्योरी गुस्ताव कैसल हमें देते हैं। सेकंड जो अजम्पशन है वो कहता है नो ट्रेड बैरियर इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, जो कोई भी यहाँ पे कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं है, इसी को ही यहाँ पे फोकस किया गया है। थर्ड यहाँ पे जो बनता है आइडेंटिकल सेम बास्केट ऑफ गुड्स टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। इस कॉन्सेप्ट का जो थर्ड यहाँ पे अजम्पशन यही कहता है कि जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेम है, सेम कंपनी के होंगे, सेम उनकी पैकेजिंग होगी, उनकी सेम क्वांटिटी होगी, उनका टेस्ट यहाँ पे सब सेम होगा, और ये बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे प्राइस इंडेक्स, वो भी सेम होगा। तो इसके वजह से ही ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट थर्ड को देती है, जो बेस करती है ये थर्ड अजम्पशन पे। फोर्थ है ओपन इकोनॉमी इन मार्केट। यहाँ पे कोई भी कंट्री यहाँ पे ओपन इकोनॉमी के अंदर बेस करती है, क्लोज इकोनॉमी को यहाँ पे नहीं माना गया है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन माना जाता है, जो दोनों भी कंट्री के अंदर ये मार्केट सिचुएशन यहाँ पे अजूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट इन द बोथ कंट्रीज। यहाँ पे दोनों भी कंट्री के अंदर यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को यहाँ पे नज़र रखते हुए ही अजम्पशन यहाँ पे लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट नेशनल इनकम इन बोथ कंट्रीज़। यहाँ पे जो नेशनल इनकम है इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे नेशनल इनकम दोनों भी कंट्री का माना गया है। नेक्स्ट है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ये माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कांस्टेंट फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यहाँ पे जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की फैशन टेस्ट प्रेफरेंस, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये सभी कांस्टेंट माने गए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जब इस थ्योरी को अगर हमें एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और ये कांस्टेंट माना गया है कि टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट कहता है कि ये थ्योरी मान लेती है लेज़र-फेयर कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे ये मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है और यहाँ पे कोई भी रोल गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी रोल इस इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर या हम कहें मार्केट के अंदर नहीं है, यही माना गया है लेज़र-फेयर कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नो स्ट्रक्चरल चेंजेस। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्शन जब लिए जाते हैं गुड्स के तो उसके कोई भी चेंजेस या हम कहें टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, मशीनरी नई आती है, उसके वजह से प्रोडक्शन और भी बेहतर तरीके से होता है, तो इस तरीके की कोई भी चेंजेस जो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं ये कांस्टेंट माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो कहता है डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द परचेसिंग पावर ऑफ टू कंट्रीज़ एंड एक्सचेंज रेट। यहाँ पे जो परचेसिंग पावर जो इम्पोर्टेंट मेन माना गया है, जो बेस करता है उस कंट्री की प्राइस लेवल पे, और ये उसके वजह से ही प्राइस लेवल में अगर चेंज होता है तो उसके वजह से ही यहाँ पे एक्सचेंज रेट में चेंजेस आता हुआ दिखाई देता है। जो माना गया है डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशनशिप होगा परचेसिंग पावर ऑफ टू कंट्रीज़ जो उनकी करेंसी है उनके बीच में, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे एक्सचेंज रेट पे होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है नो स्पेकुलेशन। यहाँ पे कोई भी सट्टाबाजी नहीं होगी। जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन का यहाँ पे मार्केट के अंदर इजीली यहाँ पे मूवमेंट होगा। यहाँ पे कोई भी सट्टेबाजी नहीं की जाती है, ना ही उसकी प्राइस बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि नो चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे प्राइस जो कमोडिटी के हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे जो प्राइस अब अवेलेबल है वही प्राइस पे ये प्रोडक्शन लिए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो 15 यहाँ पे अजम्पशन हमने लिए हैं और इसी पे ही बेस करती है ये परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टू वर्जन। यहाँ पे जो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी के दो यहाँ पे वर्जन दिए गए हैं जो गुस्ताव गैसल ने दिए। फर्स्टली है एब्सोल्यूट वर्जन और सेकंड है रिलेटिव वर्जन। जहाँ पे एब्सोल्यूट वर्जन ये कहता है कि अंडर दिस वर्जन the exchange rate between the two currencies of the two nations is the established at the point where there the purchasing power is equal। जहाँ पे दोनों भी कंट्री की जो परचेसिंग पावर इक्वल होती है और एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे इस्टेब्लिश करता है दोनों कंट्री की जो करेंसी है, ये अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है वहीं पे हमें एक्सचेंज रेट यहाँ पे साबित होता हुआ दिखाई देता है, जो प्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वर्जन को। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वर्जन है इसका एक फार्मूला है, जहाँ पे इस फार्मूला के साथ साथ हमें एब्सोल्यूट वर्जन जो एक्सचेंज रेट को निकालने के लिए हमें हेल्पफुल होता है, जहाँ पे गुस्ताव गैसल ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है और इंडिकेट करते हैं R इज इक्वल PH/PF। यहाँ पे जो R है ये प्रेजेंट करता है एक्सचेंज रेट को, तो यहाँ पे PH ये प्रेजेंट करता है प्राइस इंडेक्स ऑफ अ बास्केट ऑफ द गुड्स इन होम कंट्री, और PF ये प्रेजेंट करता है प्राइस इंडेक्स ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स इन द फॉरेन कंट्री। जहाँ पे H यहाँ पे होम करेंसी को प्रेजेंट करता है, तो PF ये फॉरेन कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू अगर रखें एग्जांपल के साथ साथ हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़, और इसको अगर हम पुट करेंगे और इससे ही हमें पता चलता है कि किस तरह से एब्सोल्यूट वर्जन ये किस तरह से वर्क कर पाएगा। तो उस तरह से हमने लास्ट वन में जिस तरह से हमने एग्जांपल लिया था कि इंडिया के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स है ये लेने के लिए 100 रुपीज़ लगते हैं, और वही बास्केट ऑफ गुड्स को लेने के लिए USA के अंदर $4 लगते हैं। तो इस एग्जांपल 1 के साथ हम प्रेजेंट करते हैं और किस तरह से इस फार्मूला के साथ साथ अगर हम उसकी वैल्यू रखते हैं, जो यहाँ पे होम करेंसी जो प्राइस इंडेक्स है इसे 100 और जो फॉरेन कंट्री की जो वैल्यू है बास्केट ऑफ गुड्स के लिए ये $4, इसको हम डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पे एक्सचेंज रेट इज़ इक्वल 100/4 तो हमें मिलता है 25 रुपीज़। तो ये प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो प्राइस है ये $1 बराबर 25 रुपीज़ ये प्रेजेंट करती है, जो एब्सोल्यूट वर्जन को जो एग्जांपल 1 को हमें दे देती है। अगर एग्जांपल 2 ये प्रेजेंट करता है कि अगर हम मान लेते हैं कि
प्राइस इंक्रीज़ किया जाता है इंडिया के अंदर। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जब इंडिया के अंदर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे करेंसी की वैल्यू यहाँ पे कम होती हुई इंडिया के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है रुपीस की ये कम होती हुई, जो लूज़ करती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से एग्जांपल 2 के अंदर हम देखें, जो उसकी अगर हम देखें जो एक्सचेंज रेट को निकालना है, तो अगर हम मान लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हुई है 100 से 120 हुई है अपॉन 4, जो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर यहाँ पे प्राइस चेंजेस हुए हैं। तो 100 की जगह यहाँ पे 20 रुपीज़ बढ़े हैं, तो 120 यहाँ पे प्राइस इंडिया के अंदर वही बास्केट ऑफ गुड्स को लेने को हमें लगते हैं। तो इसके अगर रिज़ल्ट मिलता है तो ये होता है 120 अपॉन 4, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट निकल के आता है 30 रुपीज़। यहाँ पे पिछले एग्जांपल 1 में हमें बास्केट ऑफ गुड्स ये ख़रीदने के लिए जो यहाँ पे $1 बराबर यहाँ पे 25 रुपीज़ लगते थे। अब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से ये बास्केट लेने के लिए अभी हमें 30 रुपीज़ यहाँ पे देने होंगे। तो यहाँ पे परचेसिंग पावर यहाँ पे जो इंडिया के अंदर है ये 30 रुपीज़ हुई है। इस तरह से अब एग्जांपल 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, इंडिया के प्राइस यहाँ पे 100 है, बट अब यहाँ पे जो यूएसए में जो डॉलर है, इस डॉलर की अब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो इसका रिज़ल्ट हम एग्जांपल 3 में किस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल 3 के अंदर एक्सचेंज रेट निकालने के लिए अब यहाँ पे बास्केट ऑफ गुड्स को इंडिया के अंदर 100 रुपीज़, अब यहाँ पे डॉलर अब यहाँ पे $1 से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे $4 लगते थे, अब यहाँ पे हमें बास्केट ऑफ गुड्स को लेने के लिए अब यहाँ हमें $5 यहाँ लगेंगे। तब यहाँ पे एक्सचेंज रेट निकालने के लिए अब हमें किस तरह से मेथड होगा, तो यहाँ पे 100 अपॉन 5, जो यहाँ पे रिजल्ट आता है 20। अब एक्सचेंज रेट यहाँ पे $1 बराबर 20 रुपीज़ लगेंगे। तो इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे अब इंडिया के कंपैरिजनली यहाँ पे डिप्लेशन हुआ और करेंसी की वैल्यू इंडिया के अंदर बढ़ी हुई दिखाई देती है मुकाबले यूएसए डॉलर। बट हम देखें जो इन्फ्लेशन हुआ है यूएसए के अंदर, और उसकी वजह से ही करेंसी की वैल्यू यूएसए के अंदर घटी हुई दिखाई देती है। तो इसकी वजह से ही यहाँ पे इंडिया की जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ी और ये करेंसी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ यूएसए के अंदर। तो यही 3 मेथड के साथ एग्जांपल के साथ हमने क्लियर किया कि एब्सोल्यूट वर्जन किस तरह से प्रेजेंट करता है, जहाँ पे एक्सचेंज रेट निकालने के लिए दोनों कंट्री के बीच में जो करेंसी है, जो दोनों कंट्री की करेंसी, नेशन की जो करेंसी है इस्टेब्लिश होती है ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे परचेसिंग पावर दोनों कंट्री की इक्वल होती है, और इससे ही हमें एक्सचेंज रेट मिलता हुआ दिखाई देता है। मेथड सेकंड जो यहाँ पे प्रेजेंट करता है, रिलेटिव वर्जन को भी प्रेजेंट किया गुस्ताव कैसल ने। उन्होंने कहा है कि कुछ कमियां को यहाँ पे रिलेटिव वर्जन को होने की वजह से क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्जन यहाँ पे कुछ कमियां होने की वजह से यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो प्रीवियस ईयर का हो या कई ईयर का पिछले ईयर का हो, इनको और करेंटली ईयर में होने वाले एक्सचेंज रेट को, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें देखने के लिए, या हम कहें कि लास्ट ईयर में जो यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी ये इक्वल जो एक्सचेंज रेट पे हुआ था, इनमें और अभी के एक्सचेंज रेट में कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस निकालने में एब्सोल्यूट वर्जन यहाँ पे फेल होती हुई दिखाई देती है। और यही साबित करने के लिए रिलेटिव वर्जन को भी यहाँ पे गुस्ताव कैसल ने दिया है। तो ये रिलेटिव वर्जन यही हमें कहता है कि जो मेथड in this the method the changes in the purchasing power can be measured by the changes in the indices of the domestic price of these countries concerned. Hence the changes in the equilibrium rate can be measured by the nations of the price indication of these respective countries. तो यही साबित करता है कि किस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप करना पड़ा यहाँ पे रिलेटिव
वर्जन को, और इसको वजह से ही और बेहतर तरीके से हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में हमारा एक्सचेंज रेट क्या था और अभी के टाइम पीरियड के अंदर कितना हमारा एक्सचेंज रेट यहाँ पे आगे बढ़ा है। और इन दोनों में जो गैप होगा, यही गैप हमें प्रेजेंट करता है रिलेटिव वर्जन को। तो ये रिलेटिव वर्जन का जो फार्मूला है ये कहता है R1 इज इक्वल RO मल्टीप्लाई ब्रैकेट में यहाँ पे PH1 अपॉन PHO अपॉन PF1 PFO ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे जो R1 है, R1 यहाँ पे करंट ईयर का एक्सचेंज रेट यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और RO ये बेस करता है बेस ईयर रेट ऑफ एक्सचेंज, जो प्रीवियस ईयर का कोई भी ईयर का हो, ये जो बेस ईयर हम मानेंगे इसी को ही एक्सचेंज रेट यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो यहाँ पे PH1 ये प्रेजेंट करता है करंट होम प्राइस इंडेक्स, PHO ये प्रेजेंट करता है बेस होम प्राइस इंडेक्स, PF1 ये प्रेजेंट करता है करंट फॉरेन प्राइस इंडेक्स, PFO प्रेजेंट करता है बेस फॉरेन प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे जो PH1 है ये प्राइस इंडेक्स हमने 2022 का यहाँ पे हमने अज्यूम किया है। PHO का प्राइस इंडेक्स जो होम प्राइस इंडेक्स है ये हमने 2020 का हमने अज्यूम किया है। तो यहाँ पे PF1 जो करंट फॉरेन एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स है ये हमने 2022 का इंडिकेट करते हैं। तो ये PFO बेस ईयर हम फॉरेन प्राइस इंडेक्स का ये 2020 अज्यूम कर लेते हैं। जब यहाँ पे बेस ईयर दोनों कंट्री के सेम हो, करंट ईयर भी दोनों कंट्री के सेम हो, ये सेम होने की वजह से ही हमें रिलेटिव वर्जन यहाँ पे इसका एग्जैक्टली रिज़ल्ट हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हम रिलेटिव वर्जन का जब यहाँ पे हमें आंसर निकालना है और ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हमें बेस ईयर का तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है ये तो पता है, बट अभी करंट ईयर का हमारा जो एक्सचेंज रेट है ये निकालने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस निकालने के लिए करेंटली क्या एक्सचेंज रेट है ये साबित करने के लिए ये रिलेटिव वर्जन यहाँ पे हमें हेल्पफुल होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं R1 हमें निकालना है। RO जो प्रीवियस ईयर बेस ईयर का जो 50 है ये हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। PH1 ये 180 है, PHO 100 है, PF1 ये 120 और PFO ये 100 हम अज्यूम कर लेते हैं। और इस पे ही रिज़ल्ट से हम जो हमारा करंट ईयर का जो एक्सचेंज रेट है ये दोनों कंट्री के बीच में किस तरह से ये मेथड को ये सॉल्व करने में ये रिलेटिव वर्जन हेल्पफुल होता है। तो ये फार्मूला के साथ साथ हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ पे R1 हमें निकालना है तो RO ये हमें पता है ये 50 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 अपॉन 100 डिवाइडेड 120 अपॉन 100 ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और इसका रिज़ल्ट हम निकालेंगे। तो ये हमें पता चलता है कि 50 मल्टीप्लाई 1.5। तो इस तरह से यहाँ पे R1 हमें मिलता है 75। तो यहाँ पे जो बेस ईयर है, जो एक्सचेंज रेट बेस ईयर का था वो 50 था, बट अभी जो R1 है ये R1 हमें कहता है कि अब का यहाँ पे एक्सचेंज रेट यहाँ पे 75 हो गया है। तो इसमें दोनों में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस यहाँ पे 25 का आता हुआ दिखाई देता है। तो ये कहता है कि अब का एक्सचेंज रेट यहाँ पे 25 रुपीज़ से बड़ा है। जो प्रीवियस ईयर का 50 था, अब का यहाँ पे करंट ईयर का ये 75, आज के डेट पे ये एक्सचेंज रेट 75 निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये रिलेटिव वर्जन यही हमें दिखाता है, जो बेस ईयर का 50 रुपीज़ और करंट ईयर का यहाँ पे 75, ये रिलेटिव जो कंपैरिजन करने के साथ साथ हमें दिखाई देता है, जो इजीली मेथड को प्रेजेंट करते हुए गुस्ताव कैसल ने ये मेथड यूज़ किया है। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इस डायग्राम के साथ साथ हम और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो पाएंगे कि ये परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी किस तरह से वर्क करती है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पे हम देखें तो अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को लिया गया है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज, इन दोनों का जब इंटरसेक्ट करते हैं, जब यहाँ पे उस कंट्री की फॉरेन कंट्री की जब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ये दोनों भी इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है, तब हमें ये पॉइंट मिलता है जहाँ पे ये पॉइंट हमें इंडिकेट करता है डिमांड
और सप्लाई जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हमारा अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये OQ ये मिलता हुआ दिखाई देता है, और जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है ये डिटरमिन करता है OR इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसी कंडीशन के अंदर हम इसी कंडीशन से देखें तो हमें मिल पाता है उस कंट्री की परचेसिंग पावर पैरिटी। तो ये पॉइंट हमें यही एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और रेट ऑफ एक्सचेंज इन दोनों में इंटरसेक्ट करते हुए उस कंट्री की, फॉरेन कंट्री की, जब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे जो पुट करते हैं और ये करता है डिमांड और सप्लाई को, जिस तरह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई को उसकी वैल्यू यहाँ पे डिटरमिन करती है, उसी तरह से किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसकी डिमांड और सप्लाई इस पे ही उस कंट्री की जो वैल्यू है ये डिपेंड होती हुई दिखाई देती है। अगर हम मान लेते हैं एक एग्जांपल के साथ साथ, जहाँ पे इंडिया और USA के अंदर यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है और USA इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देते हैं, और उसके बतौर अगर इंडिया को पेमेंट करना है तो पेमेंट इंडिया ये एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जब गेहूं को यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है तो कंपैरिजनली इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बतौर यहाँ पे गेहूं का जो एक्सपोर्ट है ये और भी ज़्यादा करना होगा, और उसके कंपैरिजन यहाँ पे जो इंपोर्ट किया गया है इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ये कम है। तो यहाँ पे हम देखें जो परचेसिंग पावर पैरिटी के लाइंस के नीचे यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे कमोडिटी को इंपोर्ट किया, बट यहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया है उसके पेमेंट के लिए, तो ये गेहूं का जो एक्सपोर्ट है ये परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर का जो यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होती है, और ये अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे उनमें उस कंट्री की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कम होते हुए रेट ऑफ एक्सचेंज ये और भी दूसरा कंडीशन के अंदर यहाँ पे पॉइंट हमें मिल जाता है, जहाँ पे S1 D1 ये नया पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देता है, और जो चेंजेस हुए हैं परचेसिंग पावर पैरिटी में ये भी इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इस डायग्राम के साथ हम और भी बेहतर तरीके से समझें कि किस तरह से परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी एग्जैक्टली वर्क कर पाती है। इस तरह से हमारा लास्ट पॉइंट हमें जो कहता है वो है क्रिटिज़म्स। ये क्रिटिज़म इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं जिस तरह से मीन पावर पैरिटी थ्योरी के रिलेटेड यहाँ पे जब कंडीशन यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दी और ये मीन पावर पैरिटी थ्योरी जिस तरह से डिक्लाइन की, उसी तरह से यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो गुस्ताव कैसल ने दी थी, जो कमोडिटी को फोकस करते हुए और प्राइस लेवल ये इम्पोर्टेंट रोल देते हुए, और उसकी वजह से ही यहाँ पे एक्सचेंज रेट चेंज होता है, इनको ही माइंडसेट करते हुए ही ये थ्योरी डेवलप की गई। बट कई इकोनॉमिस्ट इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते हैं, जब उनके अजम्पशन ही यहाँ पे अनरियलिस्टिक लगते हैं, तो ये उनके जो यहाँ पे क्रिटिज़म है ये उभर के आते हुए दिखाई देते हैं। इसमें फर्स्ट यहाँ पे जो क्रिटिज़म लिया गया है वो कहता है दिस थ्योरी एक्सटेंशंस ऑफ द लॉ ऑफ वन प्राइस। मोस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट इस कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे क्रिटिस करते हुए ही दिखाई देते हैं, जहाँ पे गुस्ताव कैसल ने अपने कॉन्सेप्ट को जो लॉ ऑफ वन प्राइस का एक्सटेंशन लेते हुए ही परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी को यहाँ पे डेवलप करता हुआ ही दिखाई दिया है। इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वन प्राइस ये यहाँ पे अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को माना गया है, क्योंकि हर कंट्री की लिविंग स्टैंडर्ड अलग होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट अलग होता है, लेबर कॉस्ट भी अलग होने की वजह से जो कमोडिटी है इसको प्रोड्यूस करने में और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग होने की वजह से ही हर कंट्री की ये स्टैंडर्ड अलग होती है। और यही मेथड यहाँ पे हम जब लॉ ऑफ वन प्राइस को लगाएंगे तो ये अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट लगता है, जो कई इकोनॉमिस्ट इस पे ही क्रिटिस करते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया है फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे अज्यूम किया है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो अनरियलिस्टिक लगते हैं। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी लगती है इंटरनेशनल ट्रेड होने में, कई यहाँ पे पाबंदी भी होती है और उसके कई कस्टम ड्यूटी भी लग सकती है, जहाँ पे अज्यूम करना कि फ्री इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये पूरी तरीके से फॉल्स होता हुआ दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट हमें कहता है अज्यूम किया गया है परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट। कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है इनमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर नहीं होता है, जो अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया है कांस्टेंट
नेशनल इनकम इन बोथ कंट्रीज़। दोनों भी कंट्री जब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करती है, ये ट्रेड होते समय दोनों की नेशनल इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जो अज्यूम किया है ये अनरियलिस्टिक लगता है। रियलिस्टिक नहीं होने की वजह से ही ये माना गया है कि किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को यहाँ पे कांस्टेंट मानना यहाँ पे पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अज्यूम किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट इन द बोथ कंट्रीज़। यहाँ पे कोई भी कंट्री में कोई भी डेवलप कंट्री हो, उनमें भी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन नहीं दिखाई देती है। अनएम्प्लॉयमेंट हर प्रॉब्लम से हर कंट्री यहाँ पे जूझ रही हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस थेरी बेस्ड ऑन द लॉन्ग टाइम पीरियड। ये थेरी जो परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड को ही प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। बट इन शॉर्टली जो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होते हैं, इसको यहाँ पे ये थेरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया है लेजर फेयर कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे जो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनका इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये अज्यूम किया गया है, जो अनरियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस कॉन्सेप्ट को यही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे प्राइस लेवल जहाँ पे चेंज होने की वजह से ही फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते हैं, ये माना गया है। बट ये पूरी तरीके से गलत साबित होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को चेंजेस होने के कई यहाँ पे रीज़न होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल को ही फोकस किया गया है, जो अनरियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेगलेक्ट किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी कंट्री की जो प्रोडक्शन होते हैं, ये बेस करते हैं डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे पूरी तरीके से किसी भी कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं, इनका डिमांड और सर्विस को यहाँ पे पूरी तरीके से नेगलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया है कांस्टेंट फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर के टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस ये पूरी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट माने गए हैं, जो अनरियलिस्टिक लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया है, जो कहता है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंटरनेशनल ट्रेड जब होगा तो उसका एक जगह से दूसरी जगह, या हम कहें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, उसका कॉस्ट ज़ीरो माना जाता है, जो अनरियलिस्टिक लगता है। जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये ज़्यादा आता है, जो उसकी पैकिंग, उसका सेफ्टी, उसकी इंश्योरेंस, ये सभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट माना जाता है अज्यूम किया गया है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ पे कांस्टेंट माने जाते हैं, जो ये सही साबित नहीं हो पाता है। टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे जब डेवलप होते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन और भी बेहतर तरीके से लिए जाते हैं, जो चेंजेस समय समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंजेस होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेगलेक्ट किया गया है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है, इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे फॉरेन कंट्री के अंदर यहाँ पे हमने लोन लिए है, कितना हमारे कंट्री के पास यहाँ पे इनकम इन्वेस्ट की गई है, इन सभी का जब यहाँ पे अकाउंट रखा जाता है, जो कैपिटल अकाउंट के बतौर यहाँ पे वर्क करता है, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ साथ ही यहाँ पे इग्नोर किया गया दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया है नो स्ट्रक्चरल चेंजेस। यहाँ पे जब प्रोडक्शन लिए जाते हैं, उनमें स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं होंगे, यही यहाँ पे ये थ्योरी मानी जाती है, जो अनरियलिस्टिक लगता है। प्रोडक्शन लेते हुए कई यहाँ पे चेंजेस होते हैं, उनका कोटेशन होता है, उनका प्रोडक्शन हो या हम कहें उनके टेक्नोलॉजी हो, मशीनरी हो, इनमें भी चेंजेस होने की वजह से प्रोडक्शन में भी चेंजेस होते हैं, जो यहाँ पे अज्यूम किया है कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो अनरियलिस्टिक लगता है। गया है इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी कंट्री की जो यहाँ पे इंटेंसिटी है प्रोडक्शन लेने के अंदर, ये कम है ज़्यादा है, इस पर भी डिपेंड होगी कि उस कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से हो, जो यहाँ पे पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, जो इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है, ये साबित होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिफ़िकल्टी टू डिसाइड द पर्टिकुलर रेट ऑफ बेस ईयर फॉर द एक्सचेंज रेट। किसी भी कंट्री की जो बेस ईयर है, इस बेस ईयर को यहाँ पे चूज़ करना यहाँ पे डिफ़िकल्टी है, जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे इजीली यहाँ पे डिसाइड करता हुआ दिखाई देता है, जो अनरियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट सेम बास्केट ऑफ द कमोडिटी। ये भी और भी एक डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे मानी जाती है, जहाँ पे
जो इंडिया के अंदर सेम बास्केट ऑफ गुड्स को लिया जाता है और यही बास्केट ऑफ गुड्स यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री है उसके पास भी यहाँ पे सेम बास्केट ऑफ गुड्स दिखाई देते हैं। बट यहाँ पे वैरायटी बहुत होती है और बहुत यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बास्केट ऑफ गुड्स को यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। उनके प्राइस लेवल भी अलग अलग हो सकते हैं, जो अज्यूम कर लिया जाता है कि यहाँ पे सेम बास्केट ऑफ गुड्स है और सेम उनके प्राइस हर कंट्री के अंदर सेम होंगे, जो अनरियलिस्टिक लगते हैं। और लास्ट जो पॉइंट कहता है कि डिफ़िकल्टी टू मेजर इन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स, जहाँ पे दो मेथड के साथ यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट है टू वर्जन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया, जहाँ पे एब्सोल्यूट वर्जन और रिलेटिव वर्जन इन दोनों टर्म्स में ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करती है। बट ये दोनों भी मेथड यहाँ पे अनरियलिस्टिक लगती है जो प्रेजेंट की गई है। गुस्ताव कैसल ने ये दो मेथड के साथ ये अपने 100% देने की कोशिश की, बट यहाँ पे अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट बदलते समय के साथ दिखाई देते हैं। तो ये इस तरीके से क्रिटिसिज्म किए गए हैं जो पॉइंट है यहाँ पे, इसी पॉइंट को यहाँ पे बदलते समय के साथ ये कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं कर पाई और उसकी जगह यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट इस कॉन्सेप्ट ने ली है। आगे जाते हुए हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट या हम नेक्स्ट वीडियो में इसी डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का नया टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।